बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 280 किस्सा सुन चुके हैं और अब 281 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। कुछ नहीं हुआ बूढ़, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। जज्बाती हिजान के बायस तहजीब बेहोश हो गई है, खतरे की कोई बात नहीं। मैं तहजीब को हाथों में उठाए कुर्सियों की तरफ बढ़ रहा था कि दो अफराद दौड़ते हुए मेरे पास आ गए। उन्होंने स्ट्रेचर उठा रखा था। मिस साहिबा को स्ट्रेचर पर मुंतकिल कर दें जनाब, उनमें से एक शख्स ने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने कहा, तुम लोग वापस जा सकते हो। मिस साहिबा को फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है जनाब, उस शख्स ने दोबारा कहा। हमें हुक्म मिला है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? मैं घुर्राया। दफा हो जाओ मेरी नज़रों से। वो झिझक कर पीछे हट गए और मैं तहजीब को लेकर कुर्सियों के पास पहुंच गया जो सब की सब उल्टी पड़ी थी। बुढ़ ने जल्दी से 3 कुर्सियां सीधी की और उन्हें जोड़कर बिछा दिया। मैंने तहजीब को आहिस्तगी से उन कुर्सियों पर लिटा दिया। कुछ लोगों ने भैंसों को पकड़कर वापस कटहरे में बंद कर दिया था। ये वो लोग थे जो भैंसों के साथ इस जजीरे पर आए थे, वरना इससे कबल मैंने उन्हें नहीं देखा था। भैंसें बंद होने के बाद बकिया अफराद भी ग्राउंड में दाखिल हो गए। चंद मिनट बाद मैंने ली क्वान को अपनी तरफ आते देखा। मैंने तुमसे इस किस्म की सिंसनी फैलाने को तो नहीं कहा था, उसने उसीले अंदाज में कहा, मगर मुझे मालूम था कि वो बेइंतहा खुश है और खुलकर मेरी तारीफ नहीं करना चाहता। एक तो तुमने मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अब मुझे डांट भी रहे हो। मैंने जवाब में खफगी का मुजाहरा किया। तुम इंतहाई नालायक शागिर्द हो, लीकवान ने मायूसी से कहा। सिर्फ 4 भैंसों से दम निकला जा रहा था। अरे इसे क्या हुआ? वो चौंक कर तहजीब की तरफ मुतवज्जो हुआ जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं था। जज्बाती हिजान इसकी कुव्वत बर्दाश्त से तजावुज कर गया था, इसलिए बेहोश हो गई है। मैंने बेपरवाही से कहा। वो लोग इसके लिए स्ट्रेचर लाए थे, मैंने उन्हें डांट कर भगा दिया। तुमने बहुत अच्छा किया, लीकवान ने तारीफी अंदाज में सर हिलाया। अब तुम इसके पास से हट जाओ, मैं इसे देखता हूँ। मुझे मालूम था कि इंसानी जिल्द के नीचे फैले हुए नसों के जाल के बारे में उसकी मालूमात किस कदर वसी हैं। मैं तहजीब के पास से हट गया और लीकवान आगे बढ़कर तहजीब पर झुक गया। वो दोनों हाथों से तहजीब की कनपटियां टटोल रहा था। मैं समझ गया कि वो किसी मखसूस नस की तलाश में है। जो कुछ तुमने किया उसे बुल फाइटिंग तो हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। मैंने अपने नज़दीक से बेल फ्रेजो की आवाज़ सुनी। ना कहा जा सकता हो, मैंने उसकी तरफ पलटते हुए बेपरवाही से कहा। जो कुछ भी हुआ तुम्हारी इजाज़त से हुआ। अगर ये बुल फाइटिंग नहीं थी तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुमने अखाड़े से बाहर निकलकर फाउल किया है, बेल फ्रेजो ने बड़े खराब लहजे में कहा। मैंने इसकी इजाज़त तो नहीं दी थी। मैं खुद से बाहर नहीं निकला था, बल्कि बैंसे ने मुझे बाहर फेंक दिया था। मैंने नरमी से कहा। क्या तुम ये मुकाबला नहीं देख रहे थे? मैं सब कुछ देख रहा था, बेल फ्रेजो ने जहरीले लहजे में कहा। तुमने अखाड़े से फरार होने के लिए ये हरकत की थी ताकि तुम पर कोई हर्फ ना आने पाए। अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो मैं तुम्हें भी इसकी इजाज़त देता हूँ। अगर तुम भी इस अंदाज में बैंसों से मुकाबला कर सको तो मैं शिकस्त तस्लीम कर लूँगा। तुमने मुझे बुल फाइटिंग के मैदान में चैलेंज किया था, बेल फ्रेजो ने गर्म होते हुए कहा, और तुम शिकस्त खा चुके हो। वो किस तरह मिस्टर बेल फ्रेजो? मैंने मुतैनाना लहजे में कहा। ये जिंदगी और मौत का मुकाबला था अली। किसी की मौत के बगैर मुकाबला खत्म नहीं हो सकता था। ये बात पहले ही तय हो गई थी। मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे इत्तफाक नहीं कर सकता। मैंने नफी में सर हिलाया। अगर मैं किसी मरले पर शिकस्त तस्लीम कर लेता तो क्या होता? तुम मुकाबला हार जाते, बेल फ्रेजो ने बेसख्ता कहा। मैं मुकाबला जीत जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तुम बैंसों को हलाक करने में भी नाकाम रहे। क्योंकि उन्होंने इतराफ शिकस्त कर लिया है मिस्टर बेल फ्रेजो, वो मुझ पर हमला करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। लेकिन तय ये हुआ था कि तुम खाली हाथों से बुल फाइटिंग करोगे और उसमें तुम नाकाम हो चुके हो। मैं उन्हें खाली हाथों से हलाक कर सकता था मिस्टर फ्रेजो, अब भी कर सकता हूँ, मगर किसी शिकस्त खुर्दा को हलाक करना मेरा शेवा नहीं है। अगर कोई लड़ते हुए मारा जाए तो और बात है। बहानेबाजी मत करो अली। ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपनी नाअहली छुपाने के लिए बहाने तराश रहे हो? बहाने वो तराशते हैं मिस्टर बेल फ्रेजो जो मास्टर लीकवान के शागिर्द नहीं होते, जो नई राहें नहीं निकाल सकते, लकीर के फकीर होते हैं। मैंने जो मुकाबला किया है उसके लिए किसी के तबसरे की जरूरत भी नहीं। किसी भी शख्स से पूछ लो, वो यही कहेगा कि लीकवान के शागिर्द के मुकाबले में बेल फ्रेजो बोना नजर आता है। इन दोनों का कोई जोड़ नहीं। बेल फ्रेजो का हाथ तलवार के दस्ते पर पहुंच गया। तुमने मेरी तौहीन की है, मुझसे माफी मांगो वरना तुम इस तलवार से अपनी गर्दन काट डालोगे।
میں نے مدحکانہ انداز میں کہا، تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا جس طرح میں نے بینسے کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ میں کوئی بینسا نہیں ہوں مسٹر بیلفریزو، میں نے سرد لہجے میں کہا، میں عظیم لیک وان کا شاگرد ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ 4 بینسے مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے؟ تم اپنی موت کو آواز دے رہے ہو۔ بیلفریزو تلوار نیام سے کھینچ کر بولا، میں تمہیں ایک موقع اور فراہم کر رہا ہوں، مجھ پر حملہ نہ کر کے تم خود اپنی زندگی کو طول دے رہے ہو۔ میری مانو تو تلوار نیام میں واپس رکھ لو۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ بیلفریزو نے جواب میں زبان سے کچھ نہیں کہا۔ تلوار بلند کر کے وہ مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں نے اسے بچنے کے لیے پلٹ کر دوڑ لگا دی۔ میرا رخ کراٹے سیکھنے والوں کی طرف تھا جو ایک طرف مجمع لگائے آج کے مقابلوں پر تبصرے کر رہے تھے۔ انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ میرے اور بیلفریزو کے درمیان کس قسم کے مکالمے ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک پہنچتے ہی بیلفریزو نہ صرف میرے سر پر پہنچ چکا تھا بلکہ اس نے تلوار سے مجھ پر وار بھی کر دیا تھا۔ میں نے اس کے وار سے بچنے کے لیے غوطہ لگایا اور تیز دار تلوار میرے بجائے ایک کراٹے فائٹر کی کھوپڑی میں اتر گئی۔ مرنے والے کی چیخ بڑی بھیانک تھی۔ بیلفریزو پر دیوانگی طاری ہو رہی تھی۔ وہ تلوار سونت کر دوبارہ میری طرف بڑھا۔ کراٹے فائٹر کا مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کا ایک ساتھی خاک و خون میں لوٹ رہا تھا اور ان کے انسٹرکٹر برینا تلوار لیے میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ ہوش میں آؤ مسٹر بیلفریزو، میں نے دوڑتے ہوئے چیخ کر کہا، تم نے اپنے ایک ساتھی کو قتل کر دیا ہے۔ بیلفریزو ہوش میں نہیں آیا۔ اس پر تو دیوانگی طاری تھی۔ اس دیوانگی کے عالم میں اس نے مجھ پر دوسرا وار کیا تو اس کا ایک اور ساتھی اس کی زد میں آ گیا۔ وہ تو شاید میرا پیچھا نہ چھوڑتا لیکن کسی نے اس کی گردن پر عقب سے کراٹے کا ایک وار کیا تھا اور بیلفریزو لہرا کر گر پڑا تھا۔ ان لوگوں کے 2 آدمی ختم ہو گئے تھے اور اگر بیلفریزو پر قابو نہ پا لیا گیا ہوتا تو ابھی اور لوگ بھی ہوتے۔ میں رک گیا اور پلٹ کر ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے گرد جمع تھے۔ میں بے پرواہی سے چانے جھٹک کر واپس پلٹ پڑا۔ آج تو بڑی فارم میں نظر آ رہے ہو چیف، بوڑھ نے مجھ سے کہا اور میں اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے تہذیب کی طرف متوجہ ہو گیا جس نے لیک وان کی کوششوں سے آنکھیں کھول دی تھی۔ بیلفریزو نے چونکہ اس کی بے ہوشی کے دوران مجھ پر حملہ کیا تھا اس لیے وہ اس سے بے خبر تھی۔ لیک وان مطمئن انداز میں تہذیب کے پاس سے ہٹ گیا تھا۔ تم بہت نالائق شاگرد ہو، لیک وان نے کہا، 1.5 فٹ کی تلوار سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو کیا تلوار کا وار ہاتھ پر روک لیتا؟ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی ماسٹر، کوئی کھلونا نہیں تھا۔ تلواریں ہی تو تھی، کوئی توپ تو نہیں تھی، لیک وان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم لیک وان کے شاگرد ہو کر 1.5 فٹ کی تلوار سے ڈر گئے، شرم کرو۔ شرم تو کرنی چاہیے، جو شرم نہیں کرتے بے شرم کہلاتے ہیں۔ لیکن تلوار بدست شخص کے سامنے نہتہ شخص ڈٹ کے کھڑا ہو جائے تو مقتول کہلاتا ہے۔ میں تو اسی لمحے کو پچھتا رہا ہوں جب میں نے تمہیں اپنی شاگردی میں لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم اتنے بڑے بھگوڑے ثابت ہو گئے۔ کیا بات ہوگی علی؟ تہذیب نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا پھر کچھ ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، میں نے تہذیب کو سہارا دیتے ہوئے کہا۔ بہتر ہوتا کہ تم کچھ دیر آرام کر لیتی۔ نہیں، میں اب ٹھیک ہوں، تہذیب نے نحیف آواز میں کہا، لیکن تم مجھ سے غلط بیانی کیوں کر رہے ہو؟ ضرور کوئی بات ہوئی ہے، تمہاری اور لیک وان کی گفتگو سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے۔ کوئی خاص بات نہیں، بس ذرا بیلفریزو کو غصہ آ گیا تھا اور تلوار نکال کر مجھ پر چھڑ دوڑا تھا۔ تمہاری نظر میں یہ کوئی خاص بات ہی نہیں ہے؟ تہذیب نے مجھ پر آنکھیں نکالی۔ ارے وہ 1.5 فٹ کی معمولی سی تلوار تھی، کوئی تھوپ تو نہیں تھی۔ میں نے شرارت امیز انداز میں لیک وان کا جملہ دہرایا۔ تم ایک ہی بار میں میری جان کیوں نہیں لے لیتے علی؟ تہذیب مدمحل انداز میں بولی، قسطوں میں کیوں مار رہے ہو؟ اس سے کچھ کہنا بیکار ہے بیبی، لیک وان نے کہا، یہ بہت نالائق آدمی ہے۔ اوہ یہ کیا چیف؟ اچانک بوڑھ نے کہا، ایک گاڑی ہماری طرف آ رہی ہے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور بوڑھ کی طرح میں بھی حیران رہ گیا۔ وہ سفید رنگ کی ایک بڑی ایمبولینس تھی۔ اس سے قبل میں نے جزیرے پر کوئی گاڑی نہیں دیکھی تھی۔ میرا خیال ہے یہ لوگ زخمی ہو جانے والوں کو اٹھانے آئے ہیں، میں نے کہا، مگر میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ ایمبولینس ہمارے نزدیک آ کر رکی تھی۔ ڈرائیور نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے عقبی سمت والے دروازے کی طرف آنے کو کہا۔ میں حیرت زدہ سا عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی میں عقبی دروازے کے پاس پہنچا، دروازہ کھلا اور سفید کوٹ پہنے ہوئے ڈاکٹر نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں بغیر کچھ کہے ایمبولینس کے اندر داخل ہو گیا۔ ایمبولینس کے اندر جدید قسم کی متعدد مشینیں نصب تھی جو میرے اندازے کے مطابق میڈیکل سے ہی متعلق ہو سکتی تھی۔
उन मशीनों पर छोटे बड़े कई डायल भी नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर अंदाजा होता था कि ये मशीनें किसी किस्म की चेकिंग के लिए इस्तेमाल हुई होंगी। पहियों वाला स्ट्रेचर भी था और उसके अलावा एक खूबरू नर्स भी थी, जिसके होंठों पर पुरफरेब मुस्कुराहट खेल रही थी। मेरे अंदर दाखिल होते ही डॉक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे स्ट्रेचर पर लेटने का इशारा किया। लेकिन क्यों डॉक्टर साहब? मैंने हैरत से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जल्दी कीजिए जनाब, डॉक्टर ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मेरी समझ में नहीं आया कि देर हो चुकी है से उसकी क्या मुराद है। मैंने बेबसी से शाने उचकाए और स्ट्रेचर पर दराज हो गया। मेरे लेटते ही नर्स बड़ी तेजी से हरकत में आई और मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से अजीबो गरीब किस्म के आलात मुंसलिक कर दिए गए, जिनसे निकलने वाली नलकियों या तारों का सिलसिला किसी न किसी मशीन से जा मिला था। इधर डॉक्टर ने कानों से स्टेथोस्कोप लगा लिया था और गालबन मेरे दिल की धड़कनें चेक कर रहा था। नर्स के हाथों में एक पैड नजर आने लगा था, जिस पर वो मुख्तलिफ मशीनों से रीडिंग लेने में मसरूफ हो गई थी। डायलों की सुइयां थिरक रही थी और मैं उन्हें साफ देख सकता था। आपने कमाल कर दिया मिस्टर अली, डॉक्टर ने कहा। मिस्टर बेलफ्रेदो को इतनी इबरतनाक शिकस्त दी है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। मैं आपकी इस बात से तो मुत्तफिक हूँ, मैंने कहा, मगर ये सब क्या है? ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा मिस्टर अली, डॉक्टर ने कहा। पहले ये बताइए कि बुल फाइटिंग के लिए अखाड़े में जाते वक्त आपके तासरात क्या थे? मेरा ख्याल है मैंने अपने तासरात मुकाबला शुरू होने से कबल ही बयान कर दिए थे। मेरा मतलब है उस वक्त आपके एहसासात क्या थे? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि आप पुरुष। जाहिर भी तो वही होता है डॉक्टर जो आदमी के अंदर होता है, मैंने कहा। आदमी अदाकारी के जरिए अपने तासरात छुपा भी तो सकता है, डॉक्टर ने कहा। मैं जो कि आपके हकीकी तासरात जानना चाहता हूँ, इसलिए बराह रास्त आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरा अंदाजा है कि मैं उससे भी ज्यादा पुरसुकून था जितना नजर आ रहा था। उस वक्त यकीनन आपकी धड़कनें बेरब्त हो गई होंगी जब मास्टर लीकवान ने आपसे बैक वक्त 4 बैंसों से मुकाबला करने को कहा था। अगर मैं ये कहूँ कि उस वक्त भी मैं बिल्कुल पुरसुकून था, तो तुम क्या यकीन कर लोगे? हम आपके जवाबात पर इन्हिसार करने के लिए मजबूर हैं मिस्टर अली, और हमारी दरख्वास्त है कि हमें बिल्कुल दुरुस्त जवाबात दें। इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी। मैंने उससे ये नहीं पूछा कि फायदा क्या होगा और किस तरह होगा। तो फिर यकीन कर लो डॉक्टर कि उस वक्त मैं बिल्कुल पुरसुकून था। क्या ये अजीब बात नहीं कि इतनी खौफनाक खबर सुनकर भी आदमी पुरसुकून रहे? अगर मैं उससे जरा सा भी मुतासर होता तो ये मुकाबला जीत नहीं सकता था। जिस वक्त चारों बैंसे चारों तरफ से तुम पर हमलावर होने के लिए आ रहे थे, उस वक्त तुम्हारी कैफियत क्या थी? मेरी तमाम तर तवज्जो उन पर मरकूज थी, इसलिए कि उनकी तरफ से लमाती गफलत भी मुझे मौत के मुंह में धकेल सकती थी। तुम्हें यह खौफ तो महसूस हुआ होगा कि अगर तुम किसी बैंसे की जद में आ गए तो हमेशा हमेशा के लिए सो जाना तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। जरूर महसूस होता डॉक्टर, अगर मुझे खुद पर पूरी तरह एतमाद ना होता। मैंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं उनकी जद में आ सकता हूँ। जिस वक्त तुम बैंसे की पुश्त पर सवार थे, उस वक्त ये ख्याल तो जरूर तुम्हारे जहन में आया होगा कि काश तुमने ये हरकत ना की होती, इसलिए कि उसकी पुश्त पर सवार रहने की खातिर तुम्हें शदीद तरीन जिद्दोजहद करना पड़ी होगी। मेरे दिन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, आ भी नहीं सकता था, इसलिए कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया था और हर बात मैंने पहले से तय कर रखी थी। लेकिन आपकी प्लानिंग वहाँ खराब हो गई जब बैंसे ने आपको अखाड़े से बाहर फेंक दिया था, डॉक्टर ने कहा। मुझे हंसी आ गई। बैंसे ने मुझे नहीं फेंका था डॉक्टर, बल्कि ये भी मेरे मंसूबे का हिस्सा था। उसके झटके के सहारे मैं खुद ही उछल कर बाहर जा गिरा था। अखाड़े के अंदर रहते हुए बैक वक्त 4 बैंसों से निमटना खासा मुश्किल होता, इसलिए मैंने तय कर रखा था कि उन्हें मैदान में दौड़ाकर थका दूंगा ताकि कोई मसला ही ना रहे। आप बड़ी हैरान कुन बातें कर रहे हैं मिस्टर अली, यानी जब बैंसे ने आपको अखाड़े से बाहर फेंका उस वक्त भी आप खौफजदा नहीं हुए? मैंने तुम्हें बताया तो है कि मुझे बैंसे ने नहीं फेंका था, बल्कि वो मेरी अपनी हरकत थी, लिहाजा किसी किस्म के खौफ का सवाल ही पैदा नहीं होता था। क्या आपको अंदाजा है कि मैदान में आप किस रफ्तार से दौड़ रहे थे? नहीं डॉक्टर, मैंने कहा, लेकिन अगर ये बात मालूम करना जरूरी है तो मेरी टांगों में रफ्तार पैमा फिट करा दो, मैं दोबारा दौड़ने को तैयार हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था, डॉक्टर बुरी तरह जीप गया। मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि क्या उस वक्त आप अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे? अरे नहीं डॉक्टर, पूरी रफ्तार तो मुझे किसी मौके पर भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ी। डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया। वो पूरे मुकाबले के दौरान आप पर खौफजदगी का कोई लम्हा नहीं आया? बिल्कुल नहीं, मैंने नफी में सर हिलाया।
खौफजदगी का लम्हा तो दूर की बात है, ऐसा कोई लम्हा भी नहीं आया जिससे मैं महफूज ना हुआ हूँ। उस वक्त तो आप यकीनन घबरा गए होंगे जब मिस्टर बेल्फरेडो आप पर तलवार से हमला आवर हुए थे। मुझे अफसोस है डॉक्टर, तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी मैं नफी पर देने पर मजबूर हूँ। यहाँ इस जजीरे पर आने के बाद से कोई लम्हा आपको याद आता है जब आपके दिल की धड़कनें जरा भी बेरब्त हुई हों? डॉक्टर ने खासे झुंझलाए हुए अंदाज में मुझसे पूछा। हाँ, मैंने सोच में डूबी हुई आवाज में कहा, ऐसा एक लम्हा तो आया था जब मेरे दिल की धड़कनें बहुत बुरी तरह बेरब्त हो गई थी। ओह, डॉक्टर के अंदाज में इश्तियाक पैदा हो गया। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि ऐसा कब हुआ था? क्यों नहीं डॉक्टर, ये अभी थोड़ी देर पहले की तो बात है, मैंने कहा। और डॉक्टर शिद्दत तजस्सुस से मेरे ऊपर थोड़ा सा झुक गया। उसका तजस्सुस बढ़ाने के लिए मैं खामोश हो गया। आप खामोश क्यों हो गए मिस्टर अली? डॉक्टर ने बेचैनी से कहा। नर्स भी पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। अभी कुछ देर पहले जब मैं इस एम्बुलेंस में दाखिल हुआ, मैं फिर खामोश हो गया। ओहो, कहिए ना, आप बार बार खामोश क्यों हो जाते हैं? डॉक्टर सख्त मुस्तरिब था और एम्बुलेंस का जिक्र सुनकर तो वो और भी बेचैन हो गया था। नर्स को भी बड़ी शिद्दत से दिलचस्पी पैदा हो गई थी, जिसका अंदाजा इस बात से हो रहा था कि वो अपना काम भूलकर स्ट्रेचर के नजदीक चली आई थी। वो डॉक्टर, बात यह है कि मेरा हौसला नहीं हो रहा, मैंने अटक कटक कर कहा। उन्होंने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। उनका इश्तियाक इंतहा को पहुंच चुका था। वो जानना चाह रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने मुझ जैसे आदमी को खौफजदा कर दिया। आपका हौसला क्यों नहीं हो रहा मिस्टर अली? डॉक्टर ने हैरत से कहा। हमें तो मालूम होना चाहिए कि आप जैसा बेजिगर आदमी किस चीज से इस कदर मुतासिर हो गया। दरअसल मुझे इस बात से डर लग रहा है कि कहीं ये बुरा ना मान जाए। मैंने झिझकने की अदाकारी करते हुए नर्स की तरफ इशारा किया। मैं? नर्स हैरान होकर बोली, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? आपको जो कुछ भी कहना है बेखौफ व खतर कहिए। नहीं, मैंने नफी में सारी लाया। पहले आप वादा कीजिए कि आप बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगी। उन दोनों ने एक बार फिर हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर नर्स ने एक तवील सांस ली। मैं वादा करती हूँ कि आप कुछ ही क्यों ना कहें, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। आप बहुत अच्छी हैं, मैंने बड़ी बेसाख्तगी से कहा। दरअसल आपको देखकर ही मेरे दिल की धड़कनें बेरब्त हुई थी। क्या? नर्स का मुंह हैरत से खुल गया। मुझे देखकर? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? अरे नहीं, तौबा तौबा, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो इस कदर खूबसूरत हैं, इस कदर खूबसूरत हैं, इसलिए तो मेरे दिल की धड़कनें बेरब्त हो गई थी। लेकिन देखिए, आप वादा कर चुकी हैं। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं मिस्टर अली, उसने कहा। आप अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ जाते? लेकिन आपने वादा किया था कि आप बुरा नहीं मानेंगे, मैंने इकला कर कहा। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानी मिस्टर अली, हालांकि मुझे बुरा लग जाना चाहिए था। मुझे मालूम है कि आप बस औकात इस किस्म की हरकतें कर गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे बुरा नहीं लगा। किस किस्म की हरकतें कर गुजरता हूँ? मैंने इम्काना अंदाज में पूछा। आप हुस्न परस्त नहीं है मिस्टर अली, मगर जाहिर यही करते हैं जैसे आपसे बड़ा हुस्न परस्त कोई और है ही नहीं। तुमने चार्ट बना लिया? डॉक्टर ने उससे पूछा तो वो यकदम संजीदा हो गई। जी डॉक्टर, उसने अलर्ट होकर कहा और अपने हाथ में मौजूद पैड डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिया। हैरत अंगेज चंद में चार्ट पर नजरें दौड़ाने के बाद डॉक्टर ने कहा, तमाम जवाबात दुरुस्त? जी हाँ, नर्स ने शौकी से कहा, आखिरी जवाब के अलावा। ओह, वो कोई बात नहीं, अली जरा मजाक के मूड में आ गए थे, वरना इसकी कोई अहमियत नहीं है। क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने बिगड़ कर कहा। मैंने जो कुछ भी कहा है पूरी संजीदगी से कहा है। कैसा मजाक और कहाँ का मजाक? रहने दीजिए अली, नर्स ने हंसते हुए कहा। आप किसी तरह भी मुझे धोखा नहीं दे सकते। आपका मादी, आपकी हरकत, आपकी आदत सब हम पर आईना है। ये क्या बकवास है? मैंने उठने की कोशिश करते हुए कहा। आज तक कभी इस तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाया गया जिस तरह तुम उड़ा रही हो। लेटे रहिए, लेटे रहिए, डॉक्टर ने मेरे सीने पर हाथ रखते हुए कहा। हम अभी चेक किए लेते हैं कि आपकी बात किस हद तक दुरुस्त है। तुम भी किस चक्कर में आ रहे हो समरनूफ? नर्स ने कहा। क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो कि जब हमें एक सहूलत मयस्सर है तो इससे फायदा उठाने में क्या हर्ज है? डॉक्टर समरनूफ ने संजीदगी से कहा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं आपसे जो सवाल करूंगा उसका जवाब बेझिझक देना। नकीता को पहली बार देखकर तुमने क्या महसूस किया था? डॉक्टर समरनूफ की निगाहें मशीनों पर नस्ब थी और डायलों पर मरकूज थी। नकीता भी उस तरफ मुतवज्जो हो गई। किस कदर हुसीन नाम है। मैंने आंखें बंद करके खोए खोए लहजे में कहा, कितनी नगमी और शरीनी इस नाम में है। यूं मालूम होता है जैसे समरकंद और बुखारा की तमाम तर हलावत इस एक नाम में घुल गई हो।
ओह, तुमने क्या पूछा था डॉक्टर? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, तुमने पूछा था कि नकीता को पहली बार देखने पर मैंने क्या महसूस किया था। मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे मेरे तखय्युल ने हकीकत का रूप धार लिया हो। यही वो चेहरा है जो चांदनी रातों में चांद से झांका करता था, जैसे नगमगी मुजस्सम होकर मेरे सामने आ गई हो। मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे मैं जागते में कोई ख्वाब देख रहा हूँ। एक लम्हे में तो मैं उसे अपना वहमा समझा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की थी कि शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन ये कोई धोखा नहीं था। मैंने कई बार नकीता को देखा और हर बार वही चेहरा नजर आया तो मैं यकीन करने पर मजबूर हो गया। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त दरियाफ्त का क्या अंजाम किया होगा। नकीता मुझे कबूल करेगी या ठुकरा देगी। डायलों पर मुतअद्दिद सुइयां लर्द रही थी और वो दोनों यूं खड़े थे जैसे उन्हें सकता हो गया हो। चंद लम्हे वो दोनों यूं ही साकत सामित खड़े रहे। फिर समरनूफ ही इस महवियत से चौंका। लेकिन तुम तो तहजीब से मोहब्बत करते हो, उसने सरसराती आवाज में कहा। हाँ, मैं तहजीब से मोहब्बत करता हूँ। उसकी मोहब्बत एक ऐसा झरना है जो मेरी रूह को सैराब करता है। उन दोनों के चेहरों पर एक बार फिर हैरत के तासरात उभरे। ये कैसे मुमकिन है मिस्टर अली कि आदमी बैक वक्त दो अफराद से मोहब्बत करे? समरनूफ ने कहा। क्यों मुमकिन नहीं है मिस्टर समरनूफ? मैंने बेबाकी से कहा। तहजीब की मोहब्बत मेरी रूह की ग़िज़ा है और नकीता मेरे जिस्म की ज़रूरत है। इनमें कोई तसादुम नहीं है। समरनूफ मेरी तरफ पलट पड़ा। उसने नकीता को कोई इशारा किया था। नकीता मेरे नज़दीक आई और मेरे जिस्म पर लगाए गए आलात अलहदा करने लगी। वो बेहद संजीदा दिखाई दे रही थी। अगर तुम नकीता से इतनी बुरी तरह मुतासिर हुए थे तो हमें इल्म क्यों नहीं हो सका? समरनूफ ने कहा। बज़ाहिर तो तुम बहुत सुकून से थे। मुझे अपने जज्बात पर भी इख्तियार है समरनूफ। जब तक मैं खुद ना चाहूँ वो जाहिर नहीं हो सकते। बहरहाल समरनूफ ने शाने उचकाए। हमारा काम खत्म हुआ। अब अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। जाते जाते मुझे इस इसरार से तो आगाह करते जाओ कि तुमने मेरे साथ किया क्या है। ये इतनी बहुत सी नलकियां और इतने ज्यादा तार मेरे जिस्म से क्यों मुंसलिक कर दिए थे? इन मशीनों के जरिए किसी शख्स की मुकम्मल कैफियत का जायजा लिया जा सकता है, समरनूफ ने कहा। जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती कैफियत हमें इन डायलों पर नजर आ जाती हैं। हमें मोशे आवड़ की तरफ से हुक्म मिला था कि फौरी तौर पर तुम्हारा मुकम्मल चेकअप करके उन्हें रिपोर्ट पेश की जाए। क्या तुम मुझे मेरे चेकअप का नतीजा भी बताओगे? मैंने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। नताई तो बड़े हैरान कुन है मिस्टर अली। हमारी मशीनों की रीडिंग के मुताबिक तुम हर एतबार से नॉर्मल थे, जबकि तुम जिन हालात से दो चार हुए हो उनके पीछे नज़र तुम्हें बहुत ज़्यादा अपसेट होना चाहिए था। तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, नब्ज़ की रफ्तार मामूल के मुताबिक है, थकन के आसार भी नज़र नहीं आते। बस नकीता के जिक्र पर तुम जज्बाती तगय्युर से दो चार हुए थे तो तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन आ गया। मैंने स्ट्रेचर से उतरते हुए कहा। हाँ, समरनूफ बोला। इन मशीनों के सामने झूठ नहीं बोला जा सकता। तुम नकीता से बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हो। इतना गहरा असर कम ही देखने में आता है। कहीं मिस नकीता नाराज तो नहीं हुई? मैंने सहमे हुए लहजे में समरनूफ से पूछा। समरनूफ हंस पड़ा। पुराने जमाने में आम तौर पर कहा जाता था कि काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखा सकता। आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दिल चीर कर रख दिखाए बगैर ही तुम्हारे जज्बात नकीता पर पूरी तरह से जाहिर हो गए। कम अज कम नकीता उन्हें झुठला नहीं सकती। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत का तलबगार हूँ मिस नकीता। मैंने निगाहें नीची करके बहुत धीमी आवाज में कहा और एम्बुलेंस के दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर नकीता ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि कोई मुझसे इस तरह भी मुतासर हो सकता है, नकीता ने कहा। पर ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझसे मुतासर होने वाले तुम हो। तुम्हारे बारे में तासर ये है कि तुमने मुतासर होना सीखा ही नहीं है। मैं इंसान हूँ नकीता, गोश्त पोस्ट और हड्डियों का बना हुआ वैसा इंसान जैसे सब होते हैं। मेरे सीने में भी दिल धड़कता है, मेरे भी कुछ जज्बात हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे औरों के जज्बात होते हैं। और फिर अगर मैं तुमसे मुतासर हो गया तो क्या खास बात होगी? तुम्हें कुदरत ने हुस्न भी तो ऐसा ही अता किया है। शुक्रिया अली। मैं कोशिश करूंगी कि मुझे तुम्हारी रफाकत में कुछ वक्त गुजारने की इजाज़त मिल जाए। मैं एम्बुलेंस से बाहर निकल आया। नकीता ने मुझे खुदा हाफिज कहा तो उसकी आवाज़ लर्ज रही थी। फिर वो लोग चले गए। ग्राउंड में अब सिर्फ लीकवान, तहजीब और बूढ़ नजर आ रहे थे। बकिया लोग जा चुके थे। बेलवरेदू के हाथों हलाक होने वालों की लाशें भी हटा दी गई थी। बूढ़ वगैरह भी बस मेरे ही मुंतजिर थे। मुझे देखते ही बूढ़ मेरी तरफ झपटा। क्या मामला था चीफ? बूढ़ ने बेसब्री से पूछा। ड्राइवर कह रहा था कि तुम्हारे कुछ टेस्ट वगैरह लेने हैं।
हाँ, वो देखना चाह रहे थे कि लीक वन से जो कुछ मैंने सीखा है वो किस हद तक कारआमद साबित हो सकता है। क्या मतलब? बुढ़ ने हैरत से पलकें झपकाई। किसी टेस्ट से ये किस तरह मालूम हो सकता है? मेरे सिस्टम पर जो मनफी असरात पड़ने थे वो नहीं पड़े। वो लोग यही चेक करने आए थे। किसी शख्स की अफादियत के सबूत के लिए यही एक काफी है कि वो ली गवान का शागिर्द है। ली गवान ने बड़े फखरिया अंदाज में कहा। वो लोग ये बात नहीं जानते ली गवान, मैंने कहा, इसलिए उन्होंने मशीनों का सहारा लिया था। आइंदा वो ऐसी नामाकूल हरकत नहीं करेंगे। तहजीब के चेहरे से नकाज जाहिर हो रही थी। बुढ़ को ली गवान अपने साथ ले गया था और मुझे खास तौर पर तहजीब की तीमारदारी करने के लिए उसके पास छोड़ गया था। तहजीब पलंग पर लेटी थी और मैं उसके नजदीक ही कुर्सी डाले बैठा था। रात खासी गुजर चुकी थी। लीकवान और बुढ़ थोड़ी देर कबल हमारे पास से उठ कर गए थे। तुम भी लेट जाओ अली, तहजीब ने प्यार से कहा। रात खासी गुजर चुकी है। लीकवान मुझे तुम्हारी तीमारदारी करने के लिए तुम्हारे पास छोड़ गया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं सो गया तो उसकी हुक्म अदूली होगी। तुम्हें लीकवान का बहुत ख्याल है, तहजीब ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, और मेरी जरा भी परवाह नहीं। परवाह क्यों नहीं तहजीब? मैंने संजीदगी से कहा, तुम्हारी परवाह ना होती तो आराम से पढ़कर सो रहा होता। अपनी नींद क्यों हराम करता? तुमने खुद ही तो कहा है कि अगर तुम सोए तो लीकवान की हुक्म अदूली हो जाएगी। उसका कहना भी अहम है, लेकिन तुम्हारी हैसियत भी तो मुसलमा है। ये हुक्म किसी और के लिए होता तो उसकी इतनी ज्यादा अहमियत ना रह जाती। तुम्हारे तर्दे अमल से तो तुम्हारे इस बयान की नफी होती है। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। मालूम होता है तुम पर नींद आवी आ रही है। मैंने हंस कर कहा, यह कैसे मुमकिन है कि मुझे तुम्हारा जरा भी ख्याल ना हो? तुम बहुत बदल गए हो अली, तहजीब ने शिकायती लहजे में कहा। पहले तुम्हें मेरा कितना ख्याल रहता था, लेकिन अब ये हाल है कि मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम बैल फरेजू से उलझ कर रहे। वो अगर बहुत जरूरी ना होता तहजीब, मैं हरगिज़ उससे ना उलझता, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके सिवा कोई चारा कार नहीं बचा था। तुम्हें मालूम है जब चार इतराफ से चार भैंसे तुम पर हमलावर होने आ रहे थे तो मुझ पर क्या गुजर रही थी? तहजीब ने आंखें बंद करके जुरजुरी ली। मुझे बिल्कुल यूं लगा था जैसे वो मुझसे टकराए हों और मेरा कचूमर निकल गया हो। लेकिन तुमने देखा कि मैंने उनका क्या हशर किया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, उन चारों के दिमाग दुरुस्त हो गए। शायद ही आइंदा वो किसी बुल फाइटर पर हमला करेंगे। मुझे तस्लीम है कि लीकवान की तरबियत ने तुम्हारी सलाहियतों में गैर मामूली निखार पैदा कर दिया है और तुम्हारे असाब फुलादी हो गए हैं। लेकिन तुम क्यों नहीं सोचते कि दूसरे तो तुम्हारी तरह फुलादी असाब के मालिक नहीं हैं? उन पर तो जज्बाती तगयीरात उसी तरह असरअंदाज होते हैं जिस तरह दूसरों पर असरअंदाज होते हैं। हर शख्स तुम्हारी तरह पत्थर दिल तो नहीं हो सकता। मैं पत्थर दिल नहीं हूँ तहजीब, तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो। बस मेरी कुव्वत बर्दाश्त तमाम लोगों से इस वक्त ज्यादा है। इसको अगर संग दिली कहते हैं तो तुम शौक से मुझे संग दिल कह सकती हो। बेशक तुम पहले संग दिल नहीं थे, तहजीब ने कहा, लेकिन अब तुम में बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, यानी अब खुद गर्दी का इल्जाम भी आएगा। मैंने तहजीब को अफसुर्दगी से देखा। संग दिली का इल्जाम तो पहले ही आयद कर चुकी हो, लेकिन एक दोस्त का फर्ज होता है कि वो अपने दोस्त की खामियां उसके मुंह पर बयान कर दे। तहजीब ने कहा, मैं तो फिर तुम्हारे दोस्त से बहुत बढ़कर हूँ। कभी कभी यूं भी होता है तहजीब कि हम जरूरत के हाथों मजबूर हो जाते हैं। तुम मुझे पहले ही सब कुछ बता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर अंधेरे में रखा। मैंने मुतासफाना अंदाज में सर को मनफी में जुम्बश दी। तुम कभी यकीन नहीं करती तहजीब, मैं बिला वजह अपने अल्फाज क्यों जाया करता। तुमने एक बात फर्ज कर ली कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगी और अपने मफरूजे की बुनियाद पर फैसला भी कर लिया। तहजीब ने कहा। उसके लहजे में खफगी थी। मफरूजे भी हवा में तो कायम नहीं किए जाते तहजीब, इनकी भी कुछ बुनियादें होती हैं। तहजीब जहरीले अंदाज में मुस्कुराई। जरा मैं भी सुनूं कि तुमने किस बुनियाद पर यह मफरूजा कायम किया था। तुमने लीकवान जैसे शख्स की बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया था। उसने मुझे तरबियत दी थी। इससे ज्यादा कौन जान सकता है कि मैं कितना बासलाहियत हूँ। लेकिन तुम कुछ सोचने समझने के मूड में ही थी नहीं। ये लोग तुम्हारे दुश्मन है अली, तहजीब ने कहा। मैं इनसे किसी भलाई की तवक्को नहीं रख सकती। बात रखो, मगर मुंतकी अंदाज़े फिक्र का दामन भी हाथ से मत छोड़ो। तुम एक बालिग नजर शख्सियत की हामिल हो तहजीब। मुझे अच्छा नहीं मालूम होता कि तुम बच्चों की तरह समझाओ। क्या तुम इन लोगों को अहमक समझती हो? ये जब चाहे हमें ठिकाने लगा सकते हैं, मगर इन्होंने मुझे 6 महीने तक जेर तरबियत रखा। हमें नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें इतना पेचीदा तरीका कार इख्तियार करने की चंदा जरूरत नहीं थी। तहजीब को झीम सी गई। दरअसल तुम्हें खतरे में देखकर सोचने समझने की सलाहियतें जवाब दे जाती हैं। फिर हमें यहाँ कैद हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए। एक तरह से हम पूरी दुनिया से कट कर रह गए हैं। कुछ नहीं मालूम होता दुनिया में क्या हो रहा है।
دنیا کو تو خیر چھوڑو، خود ہمارا مستقبل واضح نہیں ہے، معلوم نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہو، ایسے میں ذہن کیا خاک کام کرے گا۔ تم گرین پول کی ایجنٹ رہ چکی ہو تہذیب، غیر معمولی حالات میں اپنی صلاحیتیں برقرار رکھنا ہی کسی کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے۔ تہذیب نے بے بسی سے مجھے دیکھا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر نہیں کہہ سکی۔ وقت اور حالات نے اس کی زبان پر تالے ڈال دیے تھے۔ ہر آدمی کی قوت برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، کسی پر اس کی قوت برداشت سے بڑھ کر صدمہ پڑ جائے تو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ تہذیب کو بھی میرے نظریات کی تبدیلی کا صدمہ کھا گیا تھا، وہ ہل کر رہ گئی تھی، اس کا اعتماد متزلزل ہو گیا تھا، وہ اپنی مرضی کے خلاف میرا ساتھ دینے پر مجبور تھی۔ میری مخالفت کرنے کا انجام وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، اب اس میں اتنی ہمت نہیں رہ گئی تھی کہ میرے خلاف کچھ بولتی۔ شاید اس موقع پر وہ کہنا چاہتی تھی کہ کیا اس سے پہلے میں غیر معمولی حالات سے نہیں گزری، میں نے اپنے حواس بجا نہیں رکھے، یہ تو تم ہو جو بدل گئے ہو، میں اگر کچھ کہوں گی تو تم ناراض ہو جاؤ گے، لہذا میں کچھ نہیں کہتی، تم جیتے اور میں ہاری۔ میرے نظریات کی تبدیلی نے تہذیب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، یہ سانحہ اس کی برداشت سے کہیں بڑھ کر تھا۔ تہذیب کو اتنے بڑے سانحے کی خبر کسی اور کی زبان سے ملتی تو شاید وہ یقین ہی نہ کرتی، مگر جو کچھ بھی ہوا اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، وہ اسے کس طرح جھٹلا سکتی تھی، ظلمت کو روشنی کس طرح قرار دے دیتی۔ علی یار خان جو تحریک آزادی فلسطین کا سب سے بڑا علمبردار تھا، اب فلسطین کا مخالف ہو چکا تھا، اور تہذیب کے جذباتی ہجان کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی سانحہ تھی۔ میں لیگ ون کے ساتھ کانفرنس ہال میں داخل ہو گیا۔ کانفرنس ہال کے وسط میں ایک بڑی سی میز کے گرد بچھی ہوئی کرسیاں خالی پڑی تھی۔